तो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम 2019 के जो बीएचयू में पीवाईक्यूज पूछे गए थे पॉलिटिकल साइंस से वो करेंगे। और इसी जो पीवाईक्यू है इसी में रिसर्च मेथोडोलॉजी के भी क्वेश्चंस आए थे। तो जो पहले 40 क्वेश्चन थे वो रिसर्च मेथोडोलॉजी से थे इस एग्जाम में, और बाकी के जो क्वेश्चंस थे वो पॉलिटिकल साइंस से थे। तो मैं जो पहले के स्टार्टिंग के 40 क्वेश्चन है मैं इससे पहले वाली वीडियो में करवा चुकी हूँ। तो प्लेलिस्ट में जो आपको इससे पहले जस्ट पहले जो वीडियो दिखे एक्सपेक्टेड रिसर्च मेथोडोलॉजी क्वेश्चंस की, वो आप वहाँ से देख सकते हो। और इसके आगे से हम आज के लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं। सो चलते हैं सीधा पीडीएफ की तरफ और एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन आवर केबीसी। ठीक है, कौन बनेगा करोड़पति? तो ये 4 ऑप्शन ये रहे आपके टीवी स्क्रीन पर। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द प्रॉफिट ऑफ एन एम्प्टी लिबर्टी एंड एन एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअल। तो ये जो लाइन है कि किसको एम्प्टी लिबर्टी का प्रॉफिट बोला जाता है और एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअल, तो उसका आंसर होगा हमारे पास जेएस मिल, क्योंकि ये मॉडर्न लिबरलिज्म के थिंकर हैं। और जो मॉडर्न लिबरलिज्म है वो बात करता है वेलफेयर स्टेट की, और इंडिविजुअल को एब्स्ट्रैक्ट लेकर चलता है कि इंडिविजुअल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, स्टेट है। और ये खोखली लिबर्टी की बात करते हैं कि मतलब ऑब्वियसली इनको कौन क्रिटिसाइज कर रहा होगा, जो क्लासिकल लिबर्टी वाले होंगे या जो न्यू लिबरल्स होंगे, वो ही इसको इन बात पे क्रिटिसाइज़ करते हैं कि इनका जो लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है ना, मॉडर्न लिबरलिज्म का स्पेशली, वो बहुत खोखला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ऐसे तो टीएच ग्रीन भी मॉडर्न लिबर्टी के लिए जाने जाते हैं, लास्की भी मॉडर्न लिबरलिज्म में आते हैं। बट जो अगर पाना जाए तो प्रॉफिट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी क्वेश्चन में आए तो आपको हमेशा याद रखना है जेएस मिल। तो जो हमारी मिल है वो क्या है, एक मिल पता है ना आपको क्या होती है? तो मिल जो है वो क्या, खोखली मिल है हमारी, वहाँ पे कोई काम धंधा नहीं होता, खोखली मिल है। ठीक है, एम्प्टी लिबर्टी यानी कि प्रॉफिट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी हम जेएस मिल को बोलते हैं। ये छोटी सी ट्रिक थी, याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड पॉलिटिकल लिबर्टी विदाउट इकोनॉमिक इक्वालिटी इज़ मियर अ मिथ। कि पॉलिटिकल लिबर्टी अगर आपके पास हो, लेकिन पॉलिटिकल लिबर्टी है आपके पास लेकिन इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं है, ठीक है, राजनीतिक स्वतंत्रता तो है पर आर्थिक समानता नहीं है, तो ये क्या है, एक सिर्फ एक क्या है, मिथ्या है, मिथक है या मिथ्या है, मिथ है। ठीक है, ये सच नहीं हो सकता, तो एक मिथ है। अगर आपके पास पॉलिटिकल लिबर्टी होगी तो इसका मतलब इकोनॉमिक इक्वालिटी भी वहाँ पे एग्जिस्ट करनी चाहिए, अगर नहीं है तो मतलब ये मिथ है। सो ये बोला था हमारे जीडीएच कोल ने। क्या किसने बोला था? जीडीएच कोल। ठीक है, तो आप ऐसे मान सकते हो कि कोल, कोल मतलब पता है आपको कोयला, तो हम COLE की जगह COAL लिख सकते हैं। तो जो कोयला है, अगर कोयले का अगर हमें इम्पोर्टेंस ना पता हो कि कितना इम्पोर्टेंट है कोयला हमारे लिए, कोयले की खदान से कितना पैसा कमाया जा सकता है, और हम उसको इकोनॉमिकली इक्वल ट्रीट नहीं कर रहे हैं, उस कोयले को हम सबको इक्वली नहीं बांट रहे हैं, इसमें इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं है, तो ये एक मिथ हो जाएगा। तो ऐसी एक अजीब सी बेकार सी ट्रिक से आप याद कर सकते हो कि कोयला यानी कि कोल, GDH कोल, कोल को हम अगर इकोनॉमी का एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कोल। ठीक है, जो कोयले की खदान होती है वो इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एंड उसमें इक्वालिटी होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने वैसे थोड़ी सी ट्रिक बना ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रपोजल फॉर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम वाज फर्स्ट प्रेजेंटेड इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो PR सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, तो PR सिस्टम पर सबसे पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा लेकर आया गया था। तो वो कौन लाया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में? तो उसका करेक्ट आंसर है थॉमस हेयर। कौन थे? थॉमस हेयर, जो थे पहली बार PR सिस्टम लेकर आए थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ओके, तो इसको याद रखो कि एक लंबे बाल वाला आदमी था, हेयर मतलब होता है ना, एक तो HAR है यहाँ पे, तो वैसे HAIR मैं वाली बात कर रही हूँ कि एक बहुत लंबे बाल वाला आदमी था, और वो ना अब ब्रिटिश पार्लियामेंट में, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट का हम वो लिख सकते हैं BP, तो उसका BP बढ़ गया था और फिर उसने PR सिस्टम लेकर आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो मैं थोड़ा स्लो पढ़ाऊँगी आज, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हु सेड इम्पेरियलिज्म इज़ द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑब्वियसली लेनिन ने बोला था, तो लेनिन देखते हैं कहाँ ऑप्शन में ये रहा। तो लेनिन, इम्पेरियलिज्म इज़ द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। अब ऐसी ही एक मिलती जुलती बुक है जिसमें है कैपिटलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कॉलोनियलिज्म, ऐसे करके कुछ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ख्वामे निक्रुमा। ख्वामे निक्रुमा की एक बुक है, मुझे अभी पूरा नाम अच्छे से याद नहीं आ रहा, पर उसका भी ऐसे ही है कुछ, हाईएस्ट स्टेज ऑफ कॉलोनियलिज्म है या फिर हाईएस्ट स्टेज ऑफ समथिंग कुछ है,
तो वो आप एक बार चेक करना, वो भी बुक आप अच्छे से याद कर लेना। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 45, Nivani, on what point of the following fascism and communism are of same opinion? तो किस पॉइंट पे जो फासिज्म है और जो कम्युनिज्म है वो एग्री करते हैं, बेसिकली इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है? तो दे फेवर प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो ऐसा तो नहीं है कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को फेवर करते हो, क्योंकि फासिज्म तो कम्युनिज्म तो फेवर नहीं करता। दे फेवर इंटरनेशनलिज्म, नो। दे फेवर इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, नो। दे फेवर टोटलिटेरियन स्टेट, येस। सो दोनों ही जो फासिज्म है या जो कम्युनिज्म है वो दोनों ही टोटलिटेरियन स्टेट की बात करते हैं, मतलब स्वर अधिकारीवाद राज्य का समर्थन करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। टोटलिटेरियन स्टेट में बिलीव करते हैं कि टोटलिटेरियन मतलब क्या, जिसमें सारी पावर जो है वो सरकार के पास होती है, टोटल पावर। टोटलिटेरियन से मैं याद आता है टोटल पावर, सब कुछ सेंटर के पास या स्टेट के पास ही होता है, ठीक है। लोगों का कुछ मतलब उसमें इतना बोलने का हक नहीं होता उनके डिसीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग इज द सपोर्टर ऑफ मॉडर्न वेलफेयर स्टेट? तो मॉडर्न वेलफेयर स्टेट के सपोर्टर है इन चारों में से टी.एच. ग्रीन। कौन है मॉडर्न वेलफेयर के सपोर्टर? टी.एच. ग्रीन इज द सपोर्टर ऑफ मॉडर्न वेलफेयर स्टेट। ऑल्दो मिल इज ऑल्सो अ सपोर्टर, बट आई डोंट नो वाई इसमें टी.एच. ग्रीन आंसर दे रखा है, क्योंकि मैंने याद किया था कि मिल, ग्रीन और लास्की ये तीनों ही मॉडर्न लिबरलिज्म के थिंकर हैं, और तीनों ही मॉडर्न लिबरलिज्म के थिंकर है तो तीनों ही वेलफेयर स्टेट में मानते हैं। और मैंने इसको आपको ट्रिक से भी याद कराया है कि आपको कैसे याद रखना है ये मॉडर्न लिबरलिज्म के थिंकर, कि एक मॉडर्न मिल थी, वहाँ पे ग्रीन कलर की लस्सी बनाई जाती थी। सो आपको अभी ये और साउंड कर रहा होगा, लेकिन जिसने मेरा वाइटी शॉर्ट्स देखा है और 1 मिनट प्लेलिस्ट देखी है, 1 मिनट के अंदर जो मैंने ट्रिक बताई है ना न्यू लिबरल को, क्लासिकल लिबरलिज्म के थिंकर और मॉडर्न लिबरलिज्म के थिंकर को याद कराने के लिए, आप कभी नहीं भूलोगे उस ट्रिक से, तो आप देख सकते हो। तो टी.एच. ग्रीन जो हैं वो बात करते हैं मॉडर्न वेलफेयर स्टेट की। वेलफेयर स्टेट की बात जे.एस. मिल भी करते हैं, बट मॉडर्न वेलफेयर स्टेट आ जाए तो वहाँ पे आपको ग्रीन मार्क करके आना है, ठीक है। तो ऐसे याद कर लो। क्वेश्चन 47, अभी मैं 47 क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इससे पहले के जो 40 क्वेश्चन थे वो रिसर्च मेथडोलॉजी के थे, जो मैंने आपको बताया कि मैंने प्रीवियस प्लेलिस्ट में करा दिए। मतलब इसी प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे तो पिछला जस्ट जो इससे पिछला लेक्चर होगा वो इन 40 क्वेश्चन का है। तो हमने आज 41 क्वेश्चन से शुरू किया है, इसलिए यहाँ पे 47 लिखा हुआ आ रहा है। हु ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स चैलेंज्ड रूसोज आइडियाज़ ऑफ फीमेल इन्फीरियरिटी इन हिज बुक? तो रूसो ने आइडिया दिया था फीमेल इन्फीरियरिटी का, कि जो फीमेल्स हैं वो इन्फीरियर होती हैं मेन से। तो ऑब्वियसली कोई फेमिनिस्ट थिंकर इसको चैलेंज करेगा, क्योंकि जहाँ पे भी फीमेल को दबाया जाता है फेमिनिस्ट थिंकर आते हैं। तो कौन से फेमिनिस्ट थिंकर ने चैलेंज किया था? ऑब्वियसली मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट ने। तो आप ऐसे याद कर लो कि रूसो से वोल्स्टोनक्राफ्ट शादी नहीं करना चाहती थी, ठीक है। उसके पापा उससे ज़बरदस्ती शादी करा रहे थे। तो मैंने शादी वाला क्यों बोला, क्योंकि मैरी लिखा है ना यहाँ पे, मैरी मतलब शादी करना। तो रूसो से कौन शादी करना नहीं चाहता था? तो वोल्स्टोनक्राफ्ट शादी नहीं करना चाहती थी। या फिर अगर आपको ये भी नहीं याद कि वोल्स्टोनक्राफ्ट नहीं शादी करना चाहते थे, पर ये तो पता है ना कि शादी का मतलब मैरी होता है। तो रूसो शादी नहीं करना चाहता था, ऐसे भी बोल सकते हो। रूसो शादी नहीं करना चाहता था मतलब वो मैरी की बात कर रही हूँ मैं, मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट। तो मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट जो है वो रूसो को क्रिटिसाइज़ करती हैं, ऐसे याद रखो। 48, हु ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिलेटेड टू पेरिस्टोरिका एंड ग्लासनोस्ट? तो ये मिखाइल गोर्बाचेव की थ्योरी थी। 3 उन्होंने बताए थे, पेरिस्टोरिका, ग्लासनोस्ट जो कि ओपननेस की पॉलिसी थी। ये पेरिस्टोरिका आई गेस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की थी, और या डेमोक्रेसी से रिलेटेड थी। और एक और थी, याद नहीं आ रही, पेरिस्टोरिका, ग्लासनोस्ट एंड चलो याद आएगी तो मैं आपको बताऊँगी यहाँ पे। सो ये हो गई मिखाइल गोर्बाचेव की। ये हमारी 12th क्लास के एनसीईआरटी में भी सेम हमें पढ़ाई हुई थी, अगर आपने आर्ट्स लिया होगा तो। क्वेश्चन 49, हु सेड वॉर इज़ टू मैन व्हाट मैटरनिटी इज़ टू वुमेन? जैसे जो वॉर है वो मैन के लिए बना है, वैसे ही जो मैटरनिटी है यानी कि जो स्त्री प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो वुमेन के लिए बनी है। तो ऐसा किसने बोला था? तो ऐसा बोला था मुसोलिनी ने, ठीक है। किसने बोला है? मुसोलिनी ने ऐसा बोला है। ऐसे इसको याद रखना, मुसोलिनी जो है वुमेन को बोलता है कि तो वुमेन तो जो सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए बनी है, और जो मर्द हैं वो लड़ाई करने के लिए बने हैं। 50 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? बहुत ईजी क्वेश्चन है। ऑब्वियसली किसको बोलते हैं? तिलक को बोलते हैं, ठीक है। बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बोला जाता है। और ये किसने बोला था? इनको ब्रिटिशर्स ने
ये चीज़ बोली थी। और बहुत ईजी क्वेश्चन है, ऑब्वियसली किसको बोलते हैं, तिलक को बोलते हैं, ठीक है। बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बोला जाता है। और ये किसने बोला था, इनको ब्रिटिशर्स ने ये चीज़ बोली थी। और ब्रिटिशर कौन थे उस टाइम पे, वो थे सर वैलेंटाइन शिरोल, ठीक है। ये हमेशा बहुत बारी क्वेश्चन आया भी हुआ है यूजीसी नेट के पेपर में भी, तो याद रखना। वैलेंटाइन शिरोल ने इनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बोला था। तो ऐसा याद कर लो कि जो वैलेंटाइंस डे जब हम मनाते हैं तो वैलेंटाइंस डे पे जो हम तिलक लगा रहे हैं किसी को, ठीक है, तिलक लगा रहे हैं, और वहाँ मतलब हमारी सिचुएशन अच्छी नहीं है, आप किसी को प्रपोज करने जा रहे हो, आप अनरेस्टेड हो कि यार मेरे को इसको वैलेंटाइन के लिए प्रपोज करूँ नहीं करूँ, तो आपकी बहुत अनरेस्ट सिचुएशन है, ऐसे याद कर लो। इसके अलावा बीजी तिलक से 2-3 क्वेश्चन और आते हैं कि तिलक को मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला जाता है। तो मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसने बोला था, तो मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला था गांधी जी ने। इसके अलावा एक और भी आता है कि फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसको बोला जाता है, फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन भी तिलक को बोला जाता है, और वो किसने बोला था, नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट और फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड वाज एक्सेप्टेड बाय द बिहेवियरिस्ट एज करेक्ट। तो बिहेवियरिस्ट जो हैं, बिहेवियरिज्म अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी, डेविड ईस्टन ने जिनकी शुरुआत की, तो वो कौन से मेथड में मानती है, तो वो साइंटिफिक मेथड थ्योरी है, ठीक है। आपको पता है पोस्ट बिहेवियरलिज्म जो था बाद में जब आया, तो इन्होंने साइंटिफिक बहुत ज़्यादा जो, क्योंकि हद से ज़्यादा साइंटिफिक था बिहेवियरलिज्म, इसलिए पोस्ट बिहेवियरलिज्म आया था, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने के लिए, या इसको प्योरली साइंटिफिक ना मानने के लिए, ठीक है। तो साइंटिफिक मेथड जो है बिहेवियरलिज्म था, जिसके बाद में पोस्ट बिहेवियरलिज्म इसी को चीज़ को क्रिटिसाइज़ करने के लिए आता है, क्योंकि ये प्योर साइंस या वैल्यूज़ की बात करते हैं, ठीक है, वैल्यू न्यूट्रल रखते हैं, इसलिए। 52, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रिलेक्टेंट डेमोक्रेट। तो रिलेक्टेंट डेमोक्रेट हम किसको बोलते हैं, आपको पता ही है, जेएस मिल को बोलते हैं। तो मिल को ही हम प्रॉफिट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी भी बोलते हैं। प्रॉफिट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी कौन, जेएस मिल। जो मैंने आपको बताया कि जो हमारी मिल है वो खोखली है, खाली है, एम्प्टी है, और जो मिल है वो रिलेक्टेंट डेमोक्रेट है। ये भी आपको याद रखना है कि जो हम रिलेक्टेंट क्या होता है ना, जो किसी चीज़ को रोकता है कि नहीं मुझे ये नहीं करना, वो उसी चीज़ के लिए रिलेक्टेंट होता है। रिलेक्टेंट मतलब होता है कि विलिंगनेस, ठीक है, कि आप रिलेक्टेंट हो कुछ काम करने के लिए, तो आप मिल में जाने के लिए क्या हो, रिलेक्टेंट हो, कि आप जाना चाहते हो, ठीक है। और इसको डेमोक्रेट का प्रजातंत्रवाद, अनुच्छुक प्रजातंत्रवाद। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 53. In parliamentary form of government, the executive is responsible for its function and policy. तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव क्या करता है, अपने फंक्शंस परफॉर्म करता है और पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करता है टूवर्ड्स लेजिस्लेचर। इजी क्वेश्चन, एग्जीक्यूटिव किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेजिस्लेचर के लिए, या फिर लेजिस्लेचर की तरफ वो रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज़ हैम्पर्ड बाय प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन जो होता है उसमें कौन सा फंडामेंटल राइट्स को की अवहेलना होती है या उसको अवरोध किया जाता है, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में राइट टू लिबर्टी हार्म होता है हमारा, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन में आपको पता है क्या होता है, जब आपको शक के बिना पे अरेस्ट कर लिया जाता है तो उसको हम प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं कि ये बंदा पब्लिक सिक्योरिटी को हार्म कर सकता है या कोई टेररिस्ट एक्टिविटी कर सकता है। तो उस केस में जब आपको अरेस्ट किया जाता है तो आपका क्या होता है, राइट टू लिबर्टी हार्म होता है। इसलिए क्वेश्चन में ये पूछा था कि कौन सा प्रिवेंटिव डिटेंशन आपके कौन से राइट को हार्म करता है। ये आर्टिकल किसका पार्ट है, आर्टिकल 22 का पार्ट है प्रिवेंटिव डिटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत इंटरवेंशन इन अफगानिस्तान टुक प्लेस इन द ईयर। तो जब यूएसएसआर ने अफगानिस्तान में इंटरफेयर किया था तो कौन से साल में किया था, तो 1979 में अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन ने अटैक किया था बेसिकली। 56, हु हैज़ डिफाइंड द पॉलिटिकल पार्टीज एज अ ब्रोकर ऑफ आइडियाज़। तो किसने पॉलिटिकल पार्टीज़ को ब्रोकर ऑफ आइडियाज़ बोला, मतलब विचारों का दलाल। यहाँ पे ब्रोकर का मतलब क्या है, दलाल। तो कितना आप सोच रहे हो, इतना ब्लंट स्टेटमेंट है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो विचारों की दलाल हैं। तो किसने बोला है, लॉवेल ने बोला है। अब लॉवेल से हमें याद आता है लव, लव याद आता है ना, लव या लव। तो लॉवेल ने पॉलिटिकल पार्टीज़ को बोला ब्रोकर ऑफ आइडियाज़।
तो आप ऐसा मान लो, जब आप प्यार में होते हो तो आपका ब्रेकअप हो जाता है, आप ब्रोक हो जाते हो, टूट जाते हो, तो वैसे से आप याद कर लो कि लोवेल ने ब्रोकर ऑफ आइडियाज़ पॉलिटिकल पार्टीज़ को बोला है। चाहे इसका मीनिंग कुछ और है, ट्रिक हमने किसी चीज़ और ट्रिक से याद कर लिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ हेगेमनी वाज प्रोपाउंडेड बाय। तो ऑब्वियसली सबको पता है ग्राम्स्की की थ्योरी है, बहुत वेल नोन थ्योरी है। हेगेमनी की थ्योरी हमेशा ग्राम्स्की की रही है, तो इसमें तो ट्रिक की भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द आइडिया ऑफ नेचुरल जस्टिस इज इम्प्लिसिट। तो नेचुरल जस्टिस का आइडिया कौन से आर्टिकल के तहत आता है, मतलब डायरेक्टली। इम्प्लिसिट का मतलब होता है कि डायरेक्टली वहाँ पे मेंशन नहीं है उस आर्टिकल के अंदर कि हम यहाँ पर डायरेक्टली उसमें नेचुरल जस्टिस वर्ड मेंशन नहीं है, पर जब उसका वो पढ़ोगे स्टेटमेंट तो उससे आपको पता चलेगा अच्छा ये तो नेचुरल जस्टिस की बात कर रहा है। तो आर्टिकल 21 यानी कि हमारा राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी वाला जो आर्टिकल है वो बात करता है किसकी, नेचुरल जस्टिस की। इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास राइट है कि हम अपनी लिबर्टी को एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए बचा सकते हैं। तो ये हमारा नेचुरल राइट है, मतलब, और इसी को हम नेचुरल जस्टिस भी बोलते हैं, ठीक है। देन बात करते हैं क्वेश्चन 59, द लिबरल थिंकर हु गेव द थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। तो सोशल इंजीनियरिंग की थ्योरी किसने दी थी, हमारे पापा ने। हमारे पापा कौन थे, इंजीनियर थे। पापा से मैंने आपको याद कराया था पॉपर। तो जिसने कार्ल पॉपर का वीडियो नहीं देखा है अभी तक, फिलॉसफी ऑफ साइंस करके एक प्लेलिस्ट है, पक्का से देख के जाना। कार्ल पॉपर, थॉमस कुन, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, और उसके अलावा इमाइल दुर्कहेम, ये बहुत बहुत अच्छे से करके जाना, क्योंकि इनसे टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं और रिसर्च मेथडोलॉजी में भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं, ये रहा, कार्ल पॉपर ने। तो हमारे पापा जो है इंजीनियर हैं और उन्होंने पॉपर से पापा याद किया था हमने। पूरी की पूरी कहानी, सारे कॉन्सेप्ट मैंने कहानी से याद कराए हैं, पापा की कहानी से। तो आप मेरे पापा की कहानी कार्ल पॉपर पे वीडियो में देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच स्टडीज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो हम हिस्टोरिकल अप्रोच का यूज़ करते हैं जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को क्रोनोलॉजी में डिस्कस करते हैं। जैसे आप हिस्ट्री भी पढ़ते हो तो आपको क्रोनोलॉजी तो पढ़नी पड़ती है ना, कि पहले कौन सा आया, फिर कौन आया, फिर कौन सा रूलर आया। तो वैसे याद कर लो कि हिस्ट्री में हम क्रोनोलॉजी पढ़ते हैं कि ये ऐसे करके डेट्स याद रखनी पड़ती है बहुत सारी। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो इवोल्यूशन हुआ, पहले कौन सा अप्रोच आया, फिर कौन सा आया, तो हम उसको कैसे स्टडी करेंगे, हिस्टोरिकल अप्रोच से स्टडी करेंगे कि हिस्ट्री में पहले कौन सी चीज़ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉलिटिक्स सिंस इट मस्ट बी रिस्पॉन्सिव टू द पब्लिक इंटरेस्ट। किसने बोला था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक पॉलिटिक्स है। क्यों पॉलिटिक्स है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को किसके लिए तरफ रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है, मतलब लोक प्रशासन को किसकी तरफ रिस्पॉन्सिबल उत्तरदायित्व होना पड़ता है, पब्लिक इंटरेस्ट की तरफ, ठीक है। मतलब जनहित में जारी बोलते हैं ना, तो जनहित के लिए लोक प्रशासन को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। ये बात बोली है हमारे एप्पल बाय ने, ठीक है। तो पॉल ए एप्पल बाय, इनका पूरा नाम क्या है, पॉल ए एप्पल बाय, राइट। तो ऐसे याद कर लो, जो ए है वो ए से क्या मतलब है इनका, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ऐसा कुछ भी मान लो, ए से एडमिनिस्ट्रेशन है, और एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटिक्स बोलते हैं, और बोलते हैं कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में काम करे, तो हमारे एप्पल बाय बोलते हैं। इसके ऐसा सच कोई ट्रिक है नहीं, बट याद कर लो, कोई बात नहीं कुछ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 324 आर्टिकल 325 में इसकी बात होती है। फाइनेंस कमिश्नर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन सा आर्टिकल में आई थी, आर्टिकल 280 में आई थी, सो ये भी इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इंटरस्टेट काउंसिल भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है हमारी, आर्टिकल 263 में, तो ये भी आया था प्लस। लेकिन जो प्लानिंग कमीशन है वो एक रेजोल्यूशन के थ्रू आया था, जिसमें कैबिनेट ने मिलकर डिसाइड किया था कि हम प्लानिंग कमीशन बनाएंगे, तो इट इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु सेड डिप्लोमेसी इज़ द प्रमोशन ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट बाय द पीसफुल मीन्स। जो कूटनीति है शांतिपूर्ण साधनों द्वारा राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देती है या बढ़ाता है। तो ये बोला था हमारे मॉर्गनथॉ ने। अब मॉर्गनथॉ कहाँ है इस ऑप्शन में, ये रहे। तो हैंस जे मॉर्गनथॉ ने बोला था कि इसकी स्टेटमेंट आप याद रखो, डिप्लोमेसी इज़ द प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, जिसमें हम क्या करते हैं, डिप्लोमेटिक जब हम होते हैं या डिप्लोमेसी फॉलो करते हैं तो हम नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं। नेशनल इंटरेस्ट को कैसे प्रमोट करते हैं, पीसफुल तरीके से प्रमोट करते हैं। तो 6 प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिज्म जब आप पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ समझ आएगी कि मॉर्गनथॉ ऐसा क्यों बोल रहे थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलंबो प्रपोजल 1962
इज़ रिलेटेड टू। तो कोलंबो प्रपोजल किसके रिलेशन में आया था? ये प्रपोजल था इंडो चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट से रिलेटेड। ठीक है, तो याद रखो कि कोलंबो प्रपोजल इंडो चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट से रिलेटेड है कि इंडिया और चाइना में जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हो रहे थे अलग अलग रीजन्स को लेकर, तो उसके लिए कोलंबो प्रपोजल आया था। कौन से साल में आया था ये भी याद कर लो, 1962 में आया था, क्योंकि हमें पता है 61 में इंडिया चाइना के बीच में लड़ाई हुई थी, वॉर हुआ था, राइट। तो वैसे आप ऐसा कर सकते हो कि जब लड़ाई हुई थी तो उसके अगले साल हमने उसको सॉल्व करने के लिए कोलंबो प्रपोजल लाए। सर्कल ऑफ 12 स्टेट्स कौटिल्य का है, आपको अपने 12 सर्कल वो बनाते हैं कि बीच में किंग होता है, ऊपर हमारे एनिमी, यहाँ पे नीचे एनिमीज़ होते हैं, यहाँ पे विजिगिशु और अक्रेंसारा, ठीक है, ये सब आपने पढ़े होंगे। इसको मंडल थ्योरी बोलते हैं मतलब पूरी। और यू से था एक उदासीन, ठीक है, यहाँ पे अक्रेंसारा, यहाँ पे विजिगिशु इशू, ऐसे करके 12 स्टेट्स की वो बात करते हैं। 66 इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी द गुजराल डॉक्ट्राइन वाज कंसर्न विद इंडियन रिलेशंस विद। तो गुजराल डॉक्ट्राइन जो थी, ठीक है, उसमें हमने इंडिया के किसके साथ रिलेशन बात किए थे? तो आप सभी को पता है इसके बात की थी हमने नेबरिंग कंट्रीज़ की। नेबरिंग कंट्रीज़ हमारे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारी हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ में आती हैं, आपको पता ही होगा। सो इन सब कंट्रीज़ के साथ हमने गुजराल डॉक्ट्राइन साइन किया था बेसिकली, और इनके हित के लिए बात की थी कि हम इनके साथ कोलैबोरेट करके आगे बढ़ेंगे, इंक्लूसिविटी लेकर आएंगे। क्वेश्चन 67 हु इन एंशिएंट इंडिया प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ राजधर्म। तो आपको पता है राजधर्म की थ्योरी किसने दी है? तो मनु ने राजधर्म की थ्योरी दी थी अपनी मनुस्मृति में। तो मनुस्मृति में राजधर्म की थ्योरी मनु ने दी थी। इन विच नेबरिंग कंट्री IPKF यानी कि इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेज वॉज सेंट इन 1987। तो कौन सी कंट्री में हमने 1987 में इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस भेजी थी? तो श्रीलंका में हमने 1987 में ये फोर्सेस भेजी थी। बाकी आपको इसका एक टेबल तैयार कर लेना कि कौन सी फोर्सेस कब कहाँ भेजी गई थी, कि पाकिस्तान में, बांग्लादेश में भी इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस काफ़ी जगह पे गई है, कौन से ईयर में गई है, प्लस उसका मेन पर्पस क्या था वहाँ जाने का, वो आपको याद रखना है। श्रीलंका में आई गेस वो तमिल लिट्टे वाला सीन चल रहा था, तो उसके लिए भेजी गई थी, ठीक है। एंड वी वर नॉट सपोर्टिंग लिट्टे बट वी वर सपोर्टिंग द गवर्नमेंट एट टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ DPSP इज रिलेटिंग टू द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो पता है आर्टिकल 51, आर्टिकल 51 हमारा आखिरी आर्टिकल है DPSP का, उसके बाद 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज शुरू हो जाती हैं। तो लास्ट आर्टिकल ये है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात करता है। क्वेश्चन 70 विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज़ नॉट अवेलेबल टू फॉरेन सिटीजन। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो फॉरेन सिटीजन्स को अवेलेबल नहीं है, ऐसा इसमें बोला जा रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आर्टिकल 14 है ये, और आर्टिकल 14 जो है वो फॉरेन सिटीजन्स को अवेलेबल है। सो ये जो आंसर की है वो है गलत, ठीक है। सो करेक्ट आंसर होना चाहिए, क्योंकि ये पूछा है कि कौन सा राइट्स जो है वो फॉरेन सिटीज़न को अवेलेबल नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, या सिर्फ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं, सॉरी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो फॉरेनर्स को अवेलेबल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर 2 होना चाहिए, ना कि 1। इनफैक्ट 14, 16, 19, 29 एंड 30 ये जो है सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है। बाकी सारे जो राइट्स हैं वो फॉरेनर्स को भी अवेलेबल है, प्लस हमें भी अवेलेबल तो होंगे ही, प्लस फॉरेनर्स को भी अवेलेबल है। तो सिर्फ आप ये याद रख लो, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 राइट याद रख लो कि सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है, और बाकी सारे फॉरेनर्स को भी अवेलेबल है। मेन फंक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट है, सिविल सर्वेंट का मेन फंक्शन क्या होता है? टू कंटेक्ट सिलेक्शन, नो। टू enable act law, no. To implement law, yeah, right. To implement law is the main function of civil servants, आप सबको पता है। देन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिटर्मिनेंट फैक्टर ऑफ फॉरेन पॉलिसी। इनमें से क्या फॉरेन पॉलिसी का डिटर्मिनेंट फैक्टर नहीं है? नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल पावर, या इंटरेस्ट ऑफ द रूलिंग क्लास। तो ऑब्वियसली रूलिंग क्लास का इंटरेस्ट का बाकी से तो लेना देना नहीं है ना। फॉरेन पॉलिसी को, अगर आपको फॉरेन पॉलिसी बनानी है, मान लो आप कल को IFS बन गए हैं, वहाँ पे आपको एडवाइस मांगी जाती है, तो आप फॉरेन पॉलिसी नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए बनाओगे ना, राष्ट्रीय हित के लिए बनाओगे, राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाओगे,
और राष्ट्रीय शक्ति यानी कि नेशनल पावर को ध्यान में रखते हुए बनाओगे। अब रूलिंग क्लास का क्या इंटरेस्ट है क्या नहीं है उसको ध्यान में रखते हुए तो नहीं बनाओगे। कॉमन सेंस। विच वन ऑफ द प्लेटो एज द एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी, तो कार्ल पॉपर, और कार्ल पॉपर ने प्लेटो को, हीगल को प्लस मार्क्स को एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी बोला है। कौन सी बुक में बोला है, क्यों बोला है, ठीक है, वेयर, वाई, व्हाट, इन सब का आंसर मैंने अपनी कार्ल पॉपर की सिर्फ 38 मिनट्स का वीडियो है, 39, तो वैसे वो 1 मिनट का तो थैंक यू और इंट्रोडक्शन में लग जाता है, तो वो देख लेना, सबको डिटेल में समझाया हुआ है। देन क्वेश्चन 74 डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो प्लेटो जो है वो डिडक्टिव मेथड में मानते हैं ना कि इंडक्टिव, तो ये तो पहला ही गलत हो गया। नॉट पूछा था तो यही सही आंसर है हमारा कि प्लेटो डिडक्टिव मेथड में मानते थे, इंडक्टिव में नहीं। तो आप अब से याद रखो पी डी, प्लेटो डिडक्टिव में मानते हैं, प्लेटो पी डी, ठीक है। डीपी ज़्यादा याद रहेगा क्योंकि व्हाट्सएप पे सब डीपी चेंज करते ही रहते हैं आजकल, तो डीपी यानी कि डिडक्टिव प्लेटो। एरिस्टोटल कंपैरेटिव मेथड में थे क्योंकि इनको हम फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी बोलते हैं, इनको फादर पॉलिटिकल साइंस भी बोलते हैं, और कंपैरेटिव मेथड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन्होंने 51 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर किया था। और हीगल डायलेक्टिक आइडियलिज्म में मानते थे, और मार्क्स जो थे डायलेक्टिक मटेरियलिज्म में मानते थे, ये हमको पता है, तो ये तो ईजी था। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ DPSP इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, तो DPSP को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया गया, तो उसको DPSP को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नो, सोशल डेमोक्रेसी नो, गांधीयन डेमोक्रेसी नो, तो क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। सोशियो एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की जब भी बात होती है तो हमें DPSP याद आता है, और जब FR की यानी कि फंडामेंटल राइट्स की बात होती है तब हम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का जिक्र करते हैं। तो सोशियो इकोनॉमिक में DPSP का, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक DPSP। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ प्रोपोर्शनल इक्वालिटी, तो आपको पता है प्रोपोर्शनल इक्वालिटी की थ्योरी एरिस्टोटल ने दी है, ठीक है। सो आप जब एरिस्टोटल पढ़ोगे तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। एरिस्टोटल की एक बहुत अच्छी वीडियो है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो वीडियो शायद आज अपलोड हो जाएगी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर नहीं हुई होगा आज अपलोड तो फिर डिस्क्रिप्शन में मैं बाद में अपडेट कर दूँगी या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूँगी। तो साफ्टा इज़ रिलेटेड टू सार्क, ठीक है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किससे रिलेटेड है? सार्क से रिलेटेड है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन। 78 बात करते हैं, हु सेड इंडिया कुड नॉट बी अ हैंगर ऑन एनी कंट्री और ऑफ ग्रुप ऑफ नेशंस, ठीक है। तो इंडिया क्या है? जो हमारा भारत है किसी देश या राष्ट्र के समूह का पिछल गुगु बनकर नहीं रह सकता, ठीक है। हर फ्रीडम एंड ग्रोथ वुड मेक अ वाइटल डिफरेंस टू एशिया एंड देयरफॉर द वर्ल्ड। अगर हमारा जो भारत है, हम किसी के पीछे मतलब चापलूसी नहीं करके रह सकते एक तरीके से, ठीक है। हमारी जो फ्रीडम है, हमारा जो ग्रोथ है, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, वाइटल डिफरेंस क्रिएट कर सकता है एशिया में भी और पूरे के पूरे वर्ल्ड में भी। तो इसका ये किसने बोली है? तो ये नेहरू जी ने, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने बोला था कि वो इंडिया की बड़ाई कर रहे थे और बोल रहे थे इंडिया जो है एशिया के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ पूरे वर्ल्ड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इंडिया को फ्रीडम मिलना बहुत ज़रूरी है, मतलब इंडिया की फ्रीडम और ग्रोथ बहुत ज़रूरी है ताकि एशिया और वर्ल्ड भी ग्रो कर सके, ऐसा नेहरू जी ने बोला था। 79 विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो आर्टिकल जो 54 है वो इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट की बात करता है। आर्टिकल 60 ओथ बाय द प्रेसिडेंट की प्रेसिडेंट क्या शपथ लेगा, प्रेसिडेंट के इलेक्शन आर्टिकल 54 में है, दोनों सही। आर्टिकल 65 जो है वो इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट से रिलेटेड नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है क्योंकि ये आर्टिकल है कि जब प्रेसिडेंट एब्सेंट हो, ठीक है, जब प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो वैकेंट होता है तो उस केस में जो वाइस प्रेसिडेंट होता है ना, वो एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करता है, आप सबको पता है, तो वो आर्टिकल 65 में मेंशन्ड है। आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड है, 72, 74 और 75 और 73 भी एक तरीके से। ये आर्टिकल्स आपको पता होना चाहिए क्योंकि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच का रिलेशनशिप बताते हैं एंड इम्पॉर्टेंट भी है। अर्थ समिट हुई थी, एक हुई थी हमारी 1992 में,
रियो दे जनेरियो में, जिसको रियो समिट भी बोलते हैं। एक हुई थी हमारी 2002 में, ठीक है। तो पहली जो हुई थी 1992 रियो दे जनेरियो में हुई थी, और 2002 वाली जो हुई है वो जोहान्सबर्ग में हुई है। क्या हुई है? जोहान्सबर्ग में हुई है लेटेस्ट समिट। विच इज़ द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। तो एस्टिमेट्स कमेटी होती है क्योंकि इसमें लोकसभा के 30 मेंबर्स होते हैं, और इसलिए इसको सबसे बड़ी कमेटी माना जाता है। बाकी में जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है या दूसरी कमेटी है उसमें 15 और 7 यानी कि टोटल 22 मेंबर्स होते हैं, 15 लोकसभा के, 7 राज्यसभा के, ऐसा। तो सब में मतलब चारों में से सबसे, और ये तो मिनॉरिटी मतलब ये तो मेजर कमेटीज़ में नहीं आती, कमेटी ऑन पेटिशन। सिर्फ 3-4 कमेटी हैं जो मेजर कमेटीज़ में है, जिसमें से कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग एक पार्ट है। देन 82, which one of the following which of the fundamental right has been deleted from our constitution through a constitutional amendment। तो राइट टू प्रॉपर्टी ही डिलीट किया गया था, या राइट टू प्रॉपर्टी हमारा आर्टिकल 31 में आता था, फिर इसको लीगल राइट बना दिया 301 के तहत। तो इसको देखते हैं। हाँ, राइट टू प्रॉपर्टी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 83, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग डिबार्स अ गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम बीइंग अ मेंबर ऑफ एनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसा क्या है जो एक गवर्नमेंट सर्वेंट यानी कि IAS IPS ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट्स को रोकता है कि वो किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं बन सकते। अगर आप कल को आगे चल के ब्यूरोक्रेट बनते हो, गवर्नमेंट सर्वेंट बनते हो, तो आप किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से नाता नहीं रख सकते हो। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल 1966। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि आपको पता होना चाहिए कि आप अगर आप एज अ ब्यूरोक्रेट भी बनते हो आगे जाके, या कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट में आप ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट हो, तो आपको किसके अंदर आएगी, आपको अपनी ये गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी 1966 वाली, सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1966। तो 6 ऐसे मान लो कि आपको छक्का मारना है भाई, ठीक है। 2 छक्के मार दिए आपने, लेकिन 2 छक्के मारने के बाद भी आप किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि आप क्या हो, गवर्नमेंट सर्वेंट हो, ठीक है। तो 6 से याद रख लो। 84, क्वेश्चन 84, विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन यूनिवर्सिटीज़ फॉर द फर्स्ट टाइम इंक्लूडेड अ फुल पेपर ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो कौन सी इंडियन यूनिवर्सिटी थी? तो ये थी हमारी लखनऊ यूनिवर्सिटी। अब देखते हैं कहाँ है लखनऊ यूनिवर्सिटी। ये रही 4th ऑप्शन, लखनऊ यूनिवर्सिटी पहली यूनिवर्सिटी थी जिसने क्या किया था, फुल पेपर पब्लिश किया था ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो याद रखना लखनऊ, कि हमारा लक अच्छा था इसलिए लखनऊ का लक अच्छा था, इससे सबसे पहले उसने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर उसने पब्लिश किया। अ सोशलिस्ट स्टेट एम्फसाइजेज ऑन। तो एक सोशलिस्ट स्टेट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली रिलेटेड टू पंचायती राज इन ट्राइबल एरियाज। तो इनमें से कौन सी कमेटी है जो पंचायती राज की बात करती है, वो भी ट्राइबल एरियाज में। तो वो बात कर रही थी दिलीप सिंह भुरिया कमेटी ने पंचायती राज की बात की थी। जो थंगन कमेटी है सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड है। यहाँ पे पंचायती राज का पूछा है तो दिलीप सिंह कमेटी, ठीक है। याद रखना दिलीप सिंह कमेटी ने बात की है ट्राइबल एरियाज की। दिलीप सिंह भूरिया आई गेस है ना, हाँ दिलीप सिंह भूरिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 87, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज, ओ शिट क्वेश्चन जो क्या, इज नॉट रिलेटेड टू MK गांधी। तो गांधी जी से कौन सा मूवमेंट रिलेटेड नहीं है? तो आपको पता है स्वदेशी मूवमेंट गांधी जी का नहीं था, किसका था? तिलक जी का था। खिलाफत मूवमेंट, सत्याग्रह मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी के थे। 88, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ G8 कंट्रीज। तो G8 कंट्रीज में कौन इसका मेंबर नहीं है? तो चाइना इज नॉट अ मेंबर ऑफ G8, इटली, फ्रांस एंड जापान आर द मेंबर ऑफ G7 और G8 कंट्रीज। क्वेश्चन 89, हु सेड हैप्पीनेस ऑफ द किंग लाइज इन द हैप्पीनेस ऑफ द पीपल। तो ये बात कौन बोल सकते हैं? या तो मैकियावेली बोल सकते हैं या कौटिल्य बोल सकते हैं, आप देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है कौटिल्य, ठीक है। कौटिल्य एक एथिकल राजा की बात करते हैं अपनी सप्तांग थ्योरी में भी तो उसमें बोलते हैं कि जो राजा जो जनता की खुशी है वही उसके राजा की खुशी होनी चाहिए। हु ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटेलेक्चुअल फादर ऑफ न्यू लिबरल कैपिटलिज्म। तो FAI को फादर ऑफ न्यू लिबरलिज्म बोला जाता है। यहाँ पे कैपिटलिज्म नहीं होता, सिर्फ न्यू लिबरलिज्म भी लिखा होता तब भी आप समझ जाते कि, और इंटेलेक्चुअल वर्ड भी नहीं लिखा होता या फिर ये भी नहीं लिखा होता,
तब भी आंसर उसका एफ ए हाइक होता। और अब से याद रख लो कि इंटेलेक्चुअल फादर ऑफ न्यू लिबरल कैपिटलिज्म ही है। और मैंने आपको न्यू लिबरलिज्म के भी थिंकर याद करवाए थे मोमोज वाली कहानी से। अब आप सोच रहे हो कि मोमोज कहाँ से आ गए यहाँ पे, तो आप देखो ट्रिक जाके पता चल जाएगा। मैं प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगी कि 1 मिनट प्लेलिस्ट, उसमें आपको सारी ट्रिक्स दिख जाएंगी। एक मिनट में सारी ट्रिक याद कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट लेजिटिमाइज द सुप्रीमेसी ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। तो कौन सी रिपोर्ट ने इंडियन सिविल सर्विसेज की बात की है? मिंटो रिपोर्ट, इरविन रिपोर्ट नहीं, कर्जन नहीं, मैकॉले रिपोर्ट। तो मैकॉले रिपोर्ट ने इंडियन सिविल सर्विसेज के ऊपर रिपोर्ट तैयार की थी, आप सभी को पता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डू नॉट बिलोंग टू मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स क्या नहीं बोलते, तो स्टेट इज द मार्च ऑफ द गॉड ऑन अर्थ, ये किसकी स्टेटमेंट है? ये मार्क्स की नहीं, हीगल की स्टेटमेंट है। तो आपको, और बाकी सारी स्टेटमेंट वर्किंग मैन हैव नो कंट्री, स्टेट विल विदर अवे, ये सारी, और एक और स्टेटमेंट स्टेट इज अ टूल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, ये मार्क्स की स्टेटमेंट है। और हीगल ने ये स्टेटमेंट क्यों दी थी? इसी स्टेटमेंट के ऊपर हीगल को कार्ल पॉपर ने भी क्रिटिसाइज किया था कि क्यों वो बोलते हैं कि स्टेट ही सब कुछ है, स्टेट ही मतलब स्टेट ही भगवान है एक तरीके से, कि गॉड ने ही स्टेट को बनाया है और वो हम सबको संभालेगा, तो आपको स्टेट की बात माननी है, आप स्टेट के बियॉन्ड नहीं जा सकते। तो इसलिए वो बोलते हैं कि ओपन सोसाइटी का एनिमी है, क्योंकि ये क्लोज थिंकिंग रखता है। 93 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, गिव द क्रोनोलॉजी ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स। तो ये चार पांच बुक मेंशन्ड है और आपको बताना है कि पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है, फिर तीसरी कौन सी है और चौथी कौन सी। तो लिखी गई थी थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ गवर्नमेंट, फिर रखी गई थी पावर एलीट, फिर लिखी गई थी पॉलिटिकल मैन, और फिर लिखी गई थी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिकल मैन लिखी थी हमारे SM लिपसेट ने, ठीक है। तो SM लिपसेट ने पॉलिटिकल मैन लिखी थी। एक मैन था, एक आदमी था, पॉलिटिकल आदमी था, उसके हमें लिप्स अच्छे लगते थे, ठीक है, या उसके लिप्स बहुत बड़े बड़े थे, तो पॉलिटिकल मैन लिपसेट की हो गई। पावर एलीट सबको पता है, CW मिल्स यानी कि सी राइट मिल्स की बुक है। थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट हरमन फाइनर की है। तो इससे आपको देखो 4 क्वेश्चन और बन गए, ठीक है। हरमन फाइनर ने थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का डेवलपमेंटल अप्रोच दिया है गैब्रियल आलमंड एंड G पॉवेल ने, आलमंड एंड पॉवेल ने ये बुक लिखी थी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अ डेवलपमेंटल अप्रोच। तो इसको याद रखना। तो इसका आंसर था 3214। अगर हम इन बुक्स की डेट नहीं याद, तो हम इसको ये याद ऐसे याद रख सकते हैं कि पहले हरमन फाइनर आए, ठीक है, हरमन फाइनर के बाद CW मिल्स आए, CW मिल्स के बाद लिपसेट आए, और लिपसेट के बाद लास्ट में आलमंड एंड पॉवेल आते हैं, दोनों एक साथ। अब इनकी डेट्स आप खुद देख सकते हो। 94th क्वेश्चन पे आ गए हम। कैलकुलस ऑफ कंसेंट, ये बुक किसने लिखी है? तो ऐसी बुक्स जो होती है इतनी फेमस नहीं होती है, पर हाँ इनके कॉन्सेप्ट्स फेमस होते हैं। तो आपको ये ऐसी बुक्स जो हैं सिर्फ PYQ से ही कवर हो सकती हैं। तो हु हैज़ रिटन द बुक कैलकुलस ऑफ कंसेंट? तो जेम्स M बुचानन ने कैलकुलस ऑफ कंसेंट लिखी थी। जिसको नहीं पता आप याद कर लो, ठीक है। बुचानन से हम याद रख सकते हैं बचना है, सिनोलो में आ गया टाइप्स। तो बुचानन यानी कि बचाओ मुझे बचाओ कोई, क्योंकि मेरा बिना कंसेंट से, मेरे बिना कंसेंट के मेरे साथ ये काम किया जा रहा है या मेरे से ये काम कराया जा रहा है। तो बचानन यानी कि कंसेंट, यहाँ पे मैंने कंसेंट लिखा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे बिना मेरे कंसेंट के मेरे से करवाया जा रहा है काम, तो बुचानन का बचाओ मुझे, ठीक है। तो बुचानन का कैलकुलस ऑफ कंसेंट ऐसे याद रख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ महाभारत इज रिलेटेड टू द प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट? महाभारत का कौन सा पार्ट, जैसे आदि पर्व है, शांति पर्व है, सभा पर्व और युद्ध पर्व है। और फोर्थ ऑप्शन क्या है? शांति पर्व, हाँ जो मैंने बोला। तो शांति पर्व में प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट लिखे हुए हैं, ये याद रखना। महाभारत का शांति पर्व में प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट मेंशन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम? तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट अ पार्ट ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। वहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं फॉलो होती, वहाँ पे पॉकेट विटो चलता है, सेनेटोरियल कर्टेसी होती है, मतलब सेनेट पावरफुल होता है, और फिलिबस्टरिंग होती है। क्या होती है? फिलिबस्टरिंग। एक बार हम फिलिबस्टरिंग का मीनिंग देख लेते हैं। तो फिलिबस्टरिंग का मतलब होता है कि एक ऐसा पॉलिटिकल प्रोसीजर इन विच
वन और मोर मेंबर्स ऑफ अ लेजिस्लेटिव बॉडी प्रोलॉन्ग डिबेट ऑन प्रपोज लेजिस्लेशन, जिसमें एक या एक से ज़्यादा, ठीक है, लेजिस्लेटिव बॉडीज़ जो होती हैं वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे डिबेट करती हैं सो एज टू डिले और इंटायरली प्रिवेंट डिसीजन, ताकि जो डिसीजन है वो डिले हो जाए या उसको हम प्रिवेंट कर सकें। तो फिलिबस्टरिंग का पूरा अच्छे से मीनिंग मुझे भी नहीं पता था, तो मैंने गूगल पे सर्च किया और आपको उसमें से पढ़ के बता रही हूँ कि एक ऐसा पॉलिटिकल प्रोसीजर जब जो मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव बॉडी के, जितने भी मेंबर्स होते हैं, तो जब एक से एक या एक से ज़्यादा मेंबर्स डिबेट करने लग जाए उस टॉपिक पे और उस डिसीजन को रोकने की कोशिश करें या फिर डिले करने की कोशिश करें, तो उसको हम फिलिबस्टरिंग बोलते हैं। तो आज हमने एक नया की टर्म भी सीख लिया। 97, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो सांथानाम कमेटी इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड नहीं थी, एक इससे रिलेटेड थी, करप्शन से रिलेटेड थी, ठीक है, तो करप्शन के लिए बनाई गई थी, तो ये तो नहीं था। तारकंडे कमेटी, इंद्रजीत कमेटी और दिनेश गोस्वामी कमेटी आर सम ऑफ द कमिटीज़ विच आर रिलेटेड टू इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। तो इस क्वेश्चन से पता चलता है कि आपको कमेटीज़ याद करके जानी है। सेंट्रल स्टेट की कौन सी कमेटी है, पंचायती राज के अंदर कौन सी कमेटी आई है, जैसे बलवंत राय मेहता और अशोक मेहता, ये सब सेंट्रल स्टेट के लिए कमेटीज़ बनाई गई थी। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए कुछ कमेटीज़ बनाई गई थी। इवन हमारी DPSP फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए भी कुछ कमेटीज़ बनाई गई थी, तो वो सब आपको याद रखनी है। तो एक जगह पे सारे लिख लेना नोट्स बना के कि कौन सी कमेटी क्या क्या है। 98, द डिमांड फॉर न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर इज रिलेटेड टू। तो NIEO की डिमांड किसने रखी, कब रखी? तो NIEO की डिमांड अल्जीरियस समिट में रखी गई थी। NIEO की डिमांड कब रखी गई थी? अल्जीरियस समिट में रखी गई थी। और ये क्या था? डेवलपिंग कंट्रीज़ का एक तरीके से प्रपोजल था। डेवलपिंग कंट्रीज द्वारा ये प्रपोजल रखा गया था टू एंड व्हाट? टू एंड द इकोनॉमिक कॉलोनलिज्म। इकोनॉमिक कॉलोनलिज्म को ख़त्म करने के लिए ये बनाई गई थी। 1974 में NIEO की शुरुआत की गई थी और ये UN जनरल असेंबली, जिसको हम बोलते हैं UNGA, उन्होंने ये डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया था कि हमको NIEO बनाना है। और कब बनाया था, मतलब उन्होंने शुरुआत कब की इस इकोनॉमिक ऑर्डर की, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की? 1974 में। सबमिट पूछा जाए कौन सी थी, तो अल्जीरियस सबमिट थी। ऑब्जेक्टिव क्या था कि सारी डेवलपिंग कंट्रीज मिलके इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म को एंड करेंगी, ठीक है। और जो डेवलपिंग में भी कौन, जो रिसेंटली डीकोलोनाइज कंट्रीज हैं। 99 क्वेश्चन। तो हम पहुंचने वाले हैं सेंचुरी की तरफ। इन विच ईयर वह विटले काउंसिल इस्टेब्लिश। तो विटले काउंसिल कब बनी? 1917 में बनी थी, ऐसे याद रख लो। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने वाला था 1918 में, तो ख़त्म होने से सिर्फ एक साल पहले क्या सी काउंसिल बनी? विटले काउंसिल बनाई गई थी। विटले काउंसिल का काम क्या था वो एक बारी समझ लेते हैं। तो विटले काउंसिल जो बनाई गई थी वो एक UK की काउंसिल है, ठीक है, या फिर हम ब्रिटिश ऑर्गेनाइजेशन की काउंसिल भी बोल सकते हैं, जो कि फिक्स वेज रेट सिस्टम पे काम करती थी। मतलब कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी विटले काउंसिल UK की, ये वेज रेट को फिक्स करती थी कि कौन सी इंडस्ट्री में क्या वेज फिक्स किया जाना चाहिए। तो टर्म्स एंड कंडीशन बताना, वेज रेट क्या होगा वो बताना, ये सब इसका काम होता था। और ये 1917 में आई थी, याद रखना। एंड उसमें एम्प्लॉयर्स भी हुआ करते थे, प्लस इस काउंसिल में ट्रेड यूनियंस भी हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच विद द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट एंड इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, मतलब नेशनल इमरजेंसी की बात हो रही है, कि सिंपल सा पूछा गया कि नेशनल इमरजेंसी को आप कितने टाइम तक के लिए एक्सटेंड कर सकते हो। तो आपको पता है इन्फिनाइट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, कि जितने मर्जी टाइम तक के लिए हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। और आर्टिकल 356 मतलब प्रेसिडेंशियल रूल को कितने टाइम के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं? तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 3 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये एक बोनस फैक्ट हो गया। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन पेपर कराए हैं सबकी PDF मैंने डाल दी है। पेड ग्रुप की भी PDF डाल दी है, प्लस 31 सेट्स भी आपको पेपर 1 में जो आते हैं वो भी मैंने डाल दिए हैं। सो
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, डू कमेंट, और लाइक्स करोगे तो मेरे चैनल की थोड़ी रीच बढ़ेगी। सो डू सपोर्ट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।